यहाँ के जो गपोड़े थे वो कागज पे ही अभी गपोड़ छान रहे थे कि इनके यहाँ कोई भारद्वाज हुआ था, और वो भी 1959 में छापे थे। उस समय तो खैर छाप भी नहीं सकते थे। ट्रेन का आविष्कार बता देते ना कि ट्रेन का आविष्कार किया था किसी ऋषि मुनि ने, काहे नहीं बता दिए गपोड़। तो ये गपोड़े जो हैं गप हाँक रहे थे, ये सारी चीजें जो है अंग्रेज जो है भारत में स्थापित कर रहे थे। कोलकाता आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल कांड से एक बार फिर ये साबित हो गई है कि आज के समाज में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसे ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या हम आज भी एक आधुनिक समाज में जी रहे हैं? एक तरफ लड़कियां डॉक्टर, ऑफिसर और अंतरिक्ष की सैर कर रही है, हिमालय पे चढ़कर झंडा फहरा रही है, वहीं दूसरी तरफ इतनी क्रूर और अमानवीय घटना घट रही है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल्ली मुंबई की सड़कें हो या गांव के छोटे छोटे गलियां, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं। ये सवाल हम पूछे तो पूछे किससे? खैर, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हम 21वीं सदी नहीं 16वीं सदी या 15वीं सदी में ही जीते रह जाएंगे। आज़ादी के 78वीं वर्षगांठ के बाद भी हमारी लिटरेसी का रेट क्या है, क्या हमें पता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। शिक्षा तो हमारे समाज को बदलने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा रोजगार का साधन है। इसे ज़्यादा बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपके ज़रूरत की आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। हमें समाज को बदलने के लिए हमें अपने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को जानना होगा। द वे ऑफ सावित्रीबाई फुले। स्त्रियों उठो, जागो, शिक्षित बनो और परंपरा के वेरियों को तोड़ो, खुद को मुक्त करो। यही रास्ता बताया था सावित्रीबाई फुले ने। जितने भी जो शूद्र कहें, अंत्यज कहें, इन महिला की स्थिति जो है सुधारने में माई सावित्रीबाई फुले जी का हाथ। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका सम्यक कल्चर पे। साथियों, आज शिक्षक दिवस है और इस पर मैं एक रिसर्च कर रही थी तो एसजे सर का एक वीडियो मिला जिसमें क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के बारे में सर ने बहुत ही गहराई से जानकारी दिया है। तो क्यों ना हम उसे सुने और लोगों के बीच प्रसारित करें। तो चले कि भारत में जितने भी चेंज हुए हैं या जितने भी सुधारवादी के जो आप लोग डींग हाँक रहे हो यहाँ पे कि नहीं जी अब जी जाति व्यवस्था नहीं है, अब कौन मान रहा है, अब कहाँ हो रहा है, अब तो लोग खा रहे हैं, अब तो एक स्कूल में जा रहे हैं, ये जितनी भी आप गप्पे हाँक रहे हो इसमें रत्ती भर भी क्रेडिट ब्राह्मणवादियों की नहीं है। किसी भी देश का जो एजुकेशन का जो पैरामीटर है वो मापा जाता है जब वहाँ के लोग कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। यह लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो भी बातें होती है या जो भी प्रेजेंटेशन होती है या डिबेट होती है, उनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनकरेज करना है। सावित्रीबाई फुले के बारे में सब जानते हैं, बहुत सी चर्चाएं होती आई हैं और जो बहुजन वर्ग है वही जानते हैं। दरअसल बहुजन में भी सारे लोग नहीं जानते। ये चर्चा क्यों जरूरी है, बार बार करनी क्यों जरूरी है, ताकि सभी लोग जान सके। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम सब जानते हैं कि जो इतिहास बहुजन वर्ग अपना इतिहास जब नहीं जानेगा तो वो सावित्रीबाई की जगह फिर काल्पनिक सरस्वती को जानेगा, क्योंकि काल्पनिक सरस्वती लाया ही गया है, इसीलिए फिट ही इसीलिए किया गया है ताकि सावित्रीबाई फुले को गायब किया जा सके, उनका नामो निशान मिटाया जा सके, और इसीलिए काल्पनिक सरस्वती को इम्प्लीमेंट किया गया। सवाल ये है कि जब चर्चा होती है सरस्वती पे, जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, जितने भी महाविद्यालय हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जहाँ जहाँ एजुकेशन सेंटर है, वहाँ पे कहीं भी सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन की चर्चाएं नहीं होती हैं या उनके बारे में चर्चा नहीं होती है। किसी भी देश का जो एजुकेशन का जो पैरामीटर है वो मापा जाता है जब वहाँ के लोग कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। अमूमन किसी भी देश की 50% जनसंख्या महिलाओं की होती है और 50% महिलाएं ही अगर अशिक्षित हों, शिक्षित न हों, तो सारे मर्द भी शिक्षित नहीं होते, ये हम सब जानते हैं। और जहाँ ब्राह्मणी व्यवस्था है वहाँ पे तो
शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, बहुजनों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। तो मुश्किल से जो आप एक डेटा बताते हो 5% 4%, उनकी भी महिलाएं उसमें से निकाल दीजिए तो वही 2% 3% लोग जो हैं वही एजुकेटेड है। तो उससे क्या देश का भला हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है। तो भारत देश में जहाँ पे 50% महिलाओं को और शूद्रों को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया गया था, वो एजुकेशन नहीं ले सकती थी। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ उन तमाम ब्राह्मणों को, उन शंकराचार्यों को, उन जो ढपोर लोग और गप परोस रहे हैं सोशल मीडिया में कि इनके ब्राह्मणियाँ जो होती हैं वो बड़े वेद की गायिका होती थी, या इनके वेदों में कौन कौन सी ब्राह्मणियाँ ज्ञान लेती थी। मैं उन तमाम लोगों को चैलेंज देता हूँ, आके सबूत दे दें, मुझसे डिबेट कर लें इस पॉइंट पर, जो कह रहे हैं कि इनकी वैदिक संस्कृति में महिलाएं जो हैं ज्ञान विज्ञान की बात करती थी या ज्ञान लेती थी, अब पढ़ती थी, वेद पढ़ती थी या वेद पढ़ा था। उन तमाम लोगों को मैं खुला ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, मुझसे इस टॉपिक पर डिबेट कर लीजिए। साबित कर दीजिए कि ब्राह्मणी धर्म में कहाँ पे महिलाओं को एजुकेशन लेने की, शिक्षा लेने की बात की गई है। तो दोस्तों, जब ब्राह्मणी व्यवस्था में कहीं पे एजुकेशन, महिलाओं के एजुकेशन की चर्चा ही नहीं थी, तो स्थिति ये थी कि इसको धर्म का हिस्सा मान लिया गया था कि महिलाओं की शिक्षा होनी ही नहीं चाहिए, ये धर्म का हिस्सा। जरा सोचिए, जिस धर्म का ही ये शिक्षा हिस्सा हो जाए कि महिलाएं शिक्षा ही नहीं ले सकती हैं, क्या वो धर्म हो सकता है? क्या वो धर्म को वो धर्म कहलाने लायक है? नहीं, वो धर्म है ही नहीं, फिर वो तो अधर्म हो गया ना। तो ब्राह्मणवाद जो है, ब्राह्मणी जो व्यवस्था है, उसमें महिलाओं का कोई एजुकेशन सिस्टम ही नहीं था। पहली बार देखें, भारत में जब भी थोड़ी सी भी जो व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन बहुजनों ने ही किया है। ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणवाद ने कोई भी समाज में एक रत्ती भर भी कोई बदलाव नहीं किया है, ये याद रखिए दोस्तों। भारत में जो सबसे बड़ा अटैक, साहित्यिक अटैक जिसने किया था, वो थे ज्योतिराव फूले जी। जब उन्होंने पहली बार ब्रह्मा को बताया कि ये बेटी खुद हैं, उन्होंने गुलामगिरी लिखी 1873 में, लिखा, कायदे से लिखा, धर के लिखा, तब उन्होंने साहित्य की क्रांति कर दी थी, उनके किताब पर बैन लगा दिया। भाई अंग्रेज जो हैं, जो लोलिता किताब उनके यहाँ चलती है, इतनी अश्लील किताबें चलती हैं, वो जो हैं बैन करवा रहे हैं। कौन सी किताब को? तो गुलामगिरी को। क्यों करवानी पड़ी? अंग्रेजों की इसमें कौन सी गुल खिल रही थी? क्योंकि ब्राह्मणवादियों ने पूरा दबाव बनाया, ब्राह्मणों ने दबाव बनाया कि भाई ये तो हमें सीधे सीधे गाली दे रहा है। तो जैसे ही पिछड़े वर्ग से कोई एक व्यक्ति पढ़ता है, सबसे पहला अटैक किस पे? तो जिसने हमको गुलाम बना के रखा था, जिस व्यवस्था ने गुलाम बना के रखा था। तो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाना, जिन व्यवस्था ने बहुजनों को बर्बाद किया, उस व्यवस्था पर क्वेश्चन उठाना, ब्राह्मणों ने उठाया क्वेश्चन? नहीं उठाया। मलाई काट रहे हैं ना, मलाई काट रहे हैं बैठ के आराम से। एक दो को थोड़ा बुरा भी लगता होगा कि हाँ यार, बहुजनों में किसी को कुछ हो रहा है, अगर कुछ बोलने की कोशिश किए तो उनको भी भाई तुझे समाज से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो भी चुप हो जाएंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि 100% ब्राह्मण जो है बिल्कुल वही है, धूर्त के धूर्त, मक्कार के मक्कार हैं। हो सकते हैं 1%, आधा परसेंट, 0.%, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान है तो कुछ ना कुछ इंसानियत तो कहीं ना कहीं शरीर के हिस्से कोने में तो बची होगी। लेकिन किसी के भी आवाज ही नहीं आई, किसी की आवाज नहीं आई। अगर आई होती तो इतने सालों तक बहुजन जो है गुलाम ही नहीं बना होता, बहुजन जो है इन पर इतने अत्याचार ही नहीं हुए होते, वही क्रांति कर दिए होते ब्राह्मणी सिस्टम। किसी ने नहीं किया। उल्टे सत्ता मिलती है पेशवाओं की, और वो और जो है आपने देखा ही, मटका और वो झाड़ू और पता नहीं क्या क्या सिस्टम चालू कर दिए। तो ये जो व्यवस्था थी, इसमें अगर किसी ने चेंज किया है, आज जो हिंदुत्व का नाम लेकर जो ढपोर पीट रहे हैं, उन सब लोगों को एक बार मैं ठोक के कहता हूं कि भारत में जितने भी चेंज हुए हैं, या जितने भी सुधारवादी के जो आप लोग डींग हाँक रहे हो यहाँ पे कि नहीं जी अब जी जाति व्यवस्था नहीं है, अब तो अब कौन मान रहा है, अब कहाँ हो रहा है, अब तो लोग खा रहे हैं, अब तो एक स्कूल में जा रहे हैं, ये जितनी भी आप गप्पे हाँक रहे हो, इसमें रत्ती भर भी क्रेडिट ब्राह्मणवादियों की नहीं है। ये पूरा का पूरा क्रेडिट जो है ये बहुजन वर्ग का है। बहुजन वर्ग ने ये स्ट्राइक मारा और तब जाके ये चीजें इनको हाथ में आई। तो ज्योतिराव फूले जी ने साहित्यिक अटैक किया, साहित्यिक स्ट्राइक मारा, और उसके बाद से फिर बाबा साहब, उन्होंने तो साहित्य के साथ साथ जो नियम व्यवस्था कानून था उसी पे स्ट्राइक मार दिया। पूरा ऊपर से नीचे खंड खंड विखंड करके तोड़ के फेंक दिया, इन लोगों को जला दिया सरेआम, मनुस्मृति। तो वो जो चेंज आया, या आज जो चेंज आया मंदिरों में घुसने का, या सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने का, ये चेंज किसने किया? बहुजन वर्ग ने किया।
उसी तरह से जब एजुकेशन की बात आती है, एजुकेशन का भी हक नहीं था। भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, पेशवाओं ने जो नौटंकी खड़ा कर रखी थी, जो बदमाशी धूर्तता, जो हरामखोरी खड़ा कर रखी थी, उसकी जड़ से कोड़ाई नहीं की, जड़ से कोड़ा 500 सूरवीरों ने। वैसे तो 800 लोग थे, 500 उसमें से महार लोग थे। 800 बहुजनों ने धर के 28,000 30,000 जो पेशवा थे, इनकी धर के ऊपर से नीचे तक कोड़ाई की। एक बंदा बोल रहा है कि भाई क्या उस समय ऑटोमेटेड गन थे क्या, कि 28,000 को 500 लोगों ने भून दिया। ऑटोमेटेड गन से भूनेंगे रात भर, तब तो जाके 28,000 30,000 लोग मरेंगे। अब जिन बच्चों ने कभी इतिहास पढ़ा नहीं है, इतिहास का ई आता नहीं है, वो बच्चे यही से ही बात करेंगे। और क्या करेंगे, इतिहास तो कभी पढ़े नहीं। इतिहास की क्लास में तो गोली खा के ग्राउंड में चले गए होंगे, या क्लास में ही नहीं गए होंगे, और गए भी होंगे तो पढ़ाने वाला ब्राह्मण ही होगा, तो वो तो पढ़ाएगा ही नहीं, तो आएगा कहाँ से इनको। सोशल मीडिया में तो ये ऊपर से नीचे तक जो है ब्राह्मणी व्यवस्था है, तो वही दिन रात पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी नहीं आया कि बंदर जो है उड़ के कैसे सूर्य को खा गया, बंदर जो है कैसे खा गया, इस पर क्वेश्चन नहीं आया। राम पे कभी नहीं आया कि राम और लक्ष्मण जो है हंसी ठिठोला कर रहे हैं, और एक लड़की आई है उसका नाक गला, उसका नाक और कान काट ले रहे हैं, इस पे क्वेश्चन नहीं है। गर्भवती बीबी को बाहर निकाल रहा है, उस पे क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन किस पे है, तो भाई ये 500-800 जो महार हैं वो 30,000 को कैसे मार दिए। अरे भैया मारे और काटे तो जो किए ही किए, उनकी भी शहादत हुई। बहुत से बहुजन भी उसमें मारे गए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं शौर्य स्तंभ पे, जो लोग मरे हैं। लड़ाई किए थे, लेकिन जंग जीते थे। जीते इसलिए थे कि जो कायर होता है ना, कायर जो होता है वो सिर्फ मारा नहीं जाता है, भाग भी जाता है, मौका देखता है। अकबर के दरबार में कौन लोग थे जो बैठ के अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे? कहीं नहीं अकबर से लड़ाई किए थे। कौन लोग थे? कौन लोग थे जो भविष्य पुराण में अकबर को अपना भाई बना रहे थे? कहीं नहीं अकबर से लड़ाई किए थे। ये वो कायर लोग थे जिनको हमेशा ही जो सत्ताधारी होता है उसके चाटने लगते हैं, ये कायर लोग होते हैं। उसी तरह से जब लड़ाई होती है तो मैदान छोड़ के भी भागते हैं, लिखा है ना इन्होंने, मैदान छोड़ के भी भागते हैं। तो वो भी काम किए थे। कोई जरूरी नहीं है कि सब के सब जो है लड़ाई में ग्राउंड में मारे ही जाए। पेशवा जो था बाजीराव द्वितीय, वो तो लड़ाई खत्म हो गई, उसके बाद से जाके कोने में अंग्रेजों से पेंशन ले रहा था, पेंशन उठा रहा था। वो कहीं नहीं लड़ाई में लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। जब राजपूतों की बात आती है तो भाई उनपे तो बड़ी फबतियां कसी जाती है राजपूतों पे, लड़े, ये किए वो किए। अब पेशवा क्या कर रहे थे? पेशवा जो है लड़ाई मैदान छोड़ के भाग गए। तो इतने बड़े कायर थे पेशवा, ये कायरों की संतानें जो हैं आके बता रही हैं कि भाई उतने लोग, अरे भाई लड़ना उनको आता था। बहुजन जब तक शांत रहा, जब तक आज्ञाकारी बना रहा, चुपचाप रहा, तभी तक उन पर अत्याचार किए। जिस दिन लड़ाई किया उस दिन तो मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए। मारे गए सो मारे ही गए। तो ये बकलोली वाले प्रश्न जो लोग करते हैं उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, स्ट्रीम जो ये होती है ना उसको ध्यान से देखना चाहिए। तो बात यहाँ पे आ रही है कि जितने भी चेंज हुए, जब भीमा कोरेगांव हुआ तो इतना बड़ा जो चेंज हुआ, इनकी जो सत्ता पलट दी गई, जब बहुजनों ने उठाया तब उनको, ब्रिटिश को भी लगा कि यार ये इतने मेधावी लोग हैं, इतने शाबाश लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, बताओ इनको एजुकेशन से दूर कर रखा था। फिर अंग्रेजों ने शुरू किया, आया ये 1818 में हुआ, 1835 में देखिए एक्ट बन गया एजुकेशन का। तो चीजें स्टार्ट हो गई। फिर पढ़ाई लिखाई बहुजनों को अधिकार धीरे धीरे मिलने लगा। बाबा साहब पढ़ते हैं, ज्योतिराव फूले जी पढ़ते हैं, ये सारा चीज बहुजन जो है 1818 में जो क्रांति होती है उसके बाद से ही तो 1848 में सावित्रीबाई फूले जी पहला महिला स्कूल खुलवाती। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? जब बहुजनों ने डटकर मुकाबला किया, लड़ाई किया। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने भी चेंज हुए हैं सारा का सारा चेंज जो है बहुजनों ने किया है। ब्राह्मणवादियों का रत्ती भर भी योगदान नहीं है। भारत के आज जो आपको सुधार देखने को मिल रहा है, ये धूर्तों का बस चले तो ये आज भी आपको गोबर ही खिलाएंगे, या गोबर और जंतु, जीव जंतु जो होता है उसका मूत्र ही पिलाएंगे, खुद भी पिएंगे या दूसरों को भी पिलाएंगे। अभी भी है कुछ देखने को मिल जाता होगा आपको सोशल मीडिया में। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि जितने भी भारत में चेंज हुए हैं सब का सब बहुजनों ने किए हैं। ब्राह्मणवादियों का रत्ती भर भी स्थान नहीं है। तो एजुकेशन पे जब हम आते हैं तो एजुकेशन, महिला एजुकेशन की जब बात करते हैं, या जितने भी जो शूद्र कहें, अंत्यज कहें, इन महिलाओं की स्थिति जो है सुधारने में सावित्रीबाई फूले जी का, माई सावित्रीबाई फूले जी का हाथ। उन्होंने जो स्कूल खोला, जो क्रांति की, तब आपको पता ही है
कि जब उन्होंने स्कूल खोला था तो ब्राह्मणवादियों ने 2 पहलवान भेज दिए थे बहुजनों में से ही निकाल के, जाओ उसकी हत्या कर दे। गए सब हत्या करने, और इधर इनके जो है माता पिता से इनको दोनों को घर से भी निकलवा दिए। अब बताइए, देखें इनकी धूर्तता देखिए, क्योंकि इनका धर्म टूट रहा था दोस्तों, इनका जो है धर्म टूट रहा था, क्योंकि साहित्य में पहली बार अटैक किया था सावित्रीबाई फूले जी के जो पति हैं, जो भारत के राष्ट्रपिता हैं ज्योतिराव फूले जी, तो उनको मारने के लिए, सावित्रीबाई फूले को मारने के लिए 2 पहलवान पहुंच गए, घर में घुसे मारने के लिए। तो इन्होंने देखा, ज्योतिराव फूले जी ने कहा कि भैया मार दो, तुमको मारना है तो मार दो, लेकिन एक बात समझो, तुम्हारे घर में जो बच्ची है, तुम्हारे घर में जो बच्चे हैं, उसको पढ़ाने कोई नहीं आ रहा है, ना कोई पढ़ाएगा, हम लोग तो मर जाएंगे। हम लोग तो ये काम जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे घर परिवार के लिए कर रहे हैं, तुम्हारी पीढ़ी सुधर जाए, और तुम तो हमको मार दोगे, मार दो, लेकिन वो तुम्हारे बच्चों को नहीं पढ़ाने आएगा, एक चीज याद रखो। तो बहुजनों ने कहा क्या ये सब आप हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं? तो करेंगे, और किसके लिए कर रहे हैं भाई? स्कूल में कौन आता है पढ़ने के लिए? ये बहुजन के लिए ये स्कूल है। तब उनको लगा कि यार हम गलत आदमी को मारने आ गए, ये तो हमारे लिए ही काम कर रहा था, हम इसी को मारने पहुंच गए थे। तब उन लोगों को एहसास हुआ, माफी मांग के दोनों गए वहां से। तो ये जरा देखिए कि जो व्यक्ति बहुजन के लिए ही काम कर रहा है, बहुजन को ही ये भिड़ा दिए कि जा बेटा तू उसको मार गया। ये इतने बड़े धूर्त खिलाड़ी होते हैं। और तो और उनके पिताजी से उनको घर से बाहर निकलवा दिए। ये इतने बड़े खिलाड़ी लोग हैं कि उसी के पिता से उन्हीं को घर से निकलवा दिए। फैमिली का सपोर्ट नहीं। आप समझ सकते हैं वो व्यक्ति इस देश के लिए इतनी बड़ी क्रांति वो दंपति कर रहे थे, जिसके यहाँ मतलब अपने परिवार समुदाय मारने पर उतारू था, माता पिता घर से बाहर निकाल रहे थे, अब फिर भी उन्होंने इतना सब किया। किसके लिए किया था? किसके लिए किया था? सवाल है ना। उनके तो अपना कोई बच्चा था नहीं, उनका अपना कोई बच्चा नहीं था, तो किसके लिए किया ये सारा काम? भाई किसको नहीं मौज है कि अपना घर में आराम से रहिए, आराम से जाइए, थोड़ी मोड़ी जॉब कर लीजिए, खाने पीने के पैसे तो मिल ही जाएंगे, इतनी तो नौकरी किसी को भी मिल जाएगी। इतना तो पढ़े लिखे वो भी थे और आराम से अपनी जिंदगी मस्त गुजारते। लेकिन जहां सब लोग इतने चैन आराम से रह रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, नाली साफ कर रहे थे, वहां पे एक व्यक्ति जो है उठ के लोगों के लिए इतना बड़ा क्रांति देते हैं, एक दंपति इतना बड़ा क्रांति देते हैं। और क्या हुआ उसका नतीजा? उसका नतीजा क्या हुआ? इतनी बड़ी क्रांति उन्होंने दी, उसका नतीजा क्या हुआ? आज जो है हम लोग जो हैं अपने लोगों, अपने बहुजनों में ये 2 नाम तक नहीं पहुंचा पाए हैं। आज पिछड़ा वर्ग जो है भारत में 52% जो पिछड़ा वर्ग है, आप सर्वे करा लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि 10% पिछड़ा वर्ग जो है नहीं नाम जानता होगा। 52% तो छोड़ दीजिए, 10% लोग जो है नहीं जानते होंगे सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले जी के बारे में। अरे मैं खुद नहीं जानता था, मैं जो है खुद नहीं जानता था। मैं जाना ज्योतिराव फूले जी के बारे में जाना जब बचपन में था, तब मैं पढ़ा तो थोड़ा बहुत जाना। सावित्रीबाई फूले को नदारद, सरस्वती को जाने गया था मैं भी, जैसे सारे बहुजन बच्चे जानते हैं सरस्वती, क्योंकि स्कूल में कराई जा रही है। हर स्कूल में ब्राह्मण ही प्रिंसिपल होगा, हर स्कूल में टीचर जो होगा उसमें ब्राह्मण ही होगा। रेशियो जो है बचपन में हम लोग जब थे 95% 90% ब्राह्मण ही होता था स्कूलों में। इक्का दुक्का अगर कोई ब्राह्मणवादी है, इनके संघी टाइप का है, ओबीसी है, उसको एक आध को रख लेंगे अपने साथ, बाकी सबके सब वही थे। वो आपको पढ़ाएंगे सावित्रीबाई के फूले के बारे में, वो आपको पढ़ाएंगे ज्योतिराव फूले, आपके अपने पूर्वज के बारे में कदापि नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाया क्या उन्होंने? सरस्वती। 3 दिन तक प्रोग्राम चल रहा है। जरा देखिए, ये जनवरी है, 3 जनवरी है, माई सावित्रीबाई फूले जी का आज बर्थडे है। और इसी जनवरी का आखिरी जो समय होता है, जनवरी का जो आखिरी जब बसंत आता है, तो बसंत पंचमी, उसी में जस्ट 1 महीना के अंदर में क्या कराते हैं ये लोग? सरस्वती पूजा कराते हैं। ठीक है भैया, क्यों करवा रहे हो वो सरस्वती की पूजा? कौन है ये सरस्वती? मतलब क्यों? और तो और ये एक नौटंकी हो गई। दूसरी इनकी नौटंकी सुनिए। एक व्यक्ति जो था तो पीएचडी कर रहा था, वो था प्रोफेसर बन गया था, दरअसल प्रोफेसर बन गया था। तो एक स्टूडेंट जो था वो पीएचडी कर रहा था, थेसिस भेजा तो गया, वो महोदय के पास गया। वो महोदय एक्सटर्नल बन के आने वाले थे, तो थेसिस गया, थेसिस की एक कॉपी लिए और उसमें से मटेरियल लेके अपने नाम पर छपवा लिया। बंदे ने कॉमा तक का अंतर नहीं छोड़ा, समझ रहे हैं? एक कॉमा तक का अंतर नहीं छोड़ा, पूरा डिट्टो कॉपी पेंच के अपने नाम पर पब्लिश करा लिया वो बंदे ने।
और वो थीसिस जो है जब यहाँ पे जो लड़का जाता है ना, एक्सटर्नल जो होते हैं उनके पास जाती है, तो वो लड़के ने फिर देखा कि भाई ये सारी चीज पब्लिश्ड हो गई और उसी बंदे ने कराई है जिसके पास मेरी थीसिस गई थी चेक होने के लिए। उस बंदे ने केस कर दिया। जब केस हुआ तो अब चला लगी फजीहत होने। तब तक वो व्यक्ति जो है बहुत वो बन चुका था, बहुत पावरफुल बन चुका था वो व्यक्ति। देश का एक राष्ट्रपति जो बहुत सबसे भारत का फर्स्ट नागरिक होता है, ऐसे पोजीशन पे पहुंच चुका था वो व्यक्ति। अब जरा सोचिए, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं आप पढ़ सकते हैं। उस बच्चे के तमाम लेखकों ने पूरे आर्टिकल दिए हैं, डिटेल्स में दिए हैं, कौन से कोर्ट में ये मुकदमा चला, कितने दिन तक चला, फिर कोर्ट ने क्या कहा, फिर क्या आप कोई एक भारत का एक नागरिक जो है क्या राष्ट्रपति जैसे पोजीशन पे या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई बड़े हाई जो पोजीशन जिनके अंदर सारी पावर होती है, क्या उनसे एक बच्चा जिसका भी करियर भी नहीं है, अभी करियर भी नहीं, अभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट का भी डिग्री ले रहा है, क्या वो उनसे फाइट कर सकता है? आप सोच सकते हैं क्या वो जीत सकता है केस? जरा इसी बात को आप लोग सोच लीजिए, क्या वो जीत सकते हैं? तो ऑफ कोर्स इसका क्या हुआ नतीजा, चोरी पकड़ी जानी थी, एकदम क्लियर हो गया, क्लियर कट हो गया वहां पे कि पूरा, क्योंकि कॉमा तक का अंतर नहीं था, डिट्टो छाप दिया गया था वहां पे। तब एक बीच का रास्ता निकाला गया कि भाई ये तो बदनामी हो जाएगी, तो बदनामी हो जाएगी तो क्या रास्ता निकला कि भैया कोर्ट के बाहर सुलह कर लो बच्चे से। तो बच्चे से सुलह किया गया, पैसे दिए गए, ये कहा गया देश के वो बताई गई कि देश खतरे में है, देश खतरे में आ जाएगा क्योंकि यहाँ का जो सबसे हाई पोजीशन है, जो फर्स्ट नागरिक है वो खतरे में आ जाएगा। तरह तरह की बातें हुई और ये सारी डिस्कशन हुए और उसके बाद से सेटलमेंट हुआ। फिर बच्चे को पीछे हटना पड़ा, सामाजिक प्रेशर आ गया, बहुत ज्यादा सामाजिक प्रेशर आ गया बच्चे पर, बच्चे को कॉम्प्रोमाइज होना पड़ा। तो लेकिन इतिहास गवाह है, आप कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, वो चीजें हटती हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि भाई कॉम्प्रोमाइज की क्यों जरूरत। इसमें तो जब कोई पावरफुल व्यक्ति है, अब वो सही है तो किस जीतेगा ना, वो पावरफुल व्यक्ति कब कॉम्प्रोमाइज करता है, वो तो किस जीतता है। यहाँ कॉम्प्रोमाइज की बात आई, सबने पकड़ लिया क्या हुआ था। तो ये चीज आप देखें। अब जब टीचर्स डे मनाने की बारी आती है तो भैया आप किसको आप मनाएंगे टीचर्स डे? इस सावित्रीबाई फूले जी के नाम पे बनाएंगे जिन्होंने भारत की 50% महिलाओं को हक दिलाया। जब वो पढ़ाने जाती थी उनके ऊपर मल मूत्र फेंक रहा था, कौन फेंक रहा था? ये ब्राह्मणवादी। क्यों फेंक रहा था? धर्म खतरे में था ना, महिला को नहीं पढ़ने का अधिकार था। क्या ये बात भारत की सारी महिलाएं जानती हैं? ये जितने आज आप देख रहे हैं, आप पूरे भारत के किसी भी आप इंस्टीट्यूट में चले जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, किसी कंपनी में चले जाएं, आपको रिसेप्शन से लेके हर जगह महिलाएं काम करती मिलेंगी। आप एक सर्वे ले लीजिए, क्या वो लोग जानती हैं कि किसकी बदौलत वो इस जगह पे पहुंच पाई हैं? एजुकेशन का हक किस महिला ने अपनी कुर्बानी देकर, मल मूत्र शरीर पर फेंकवा कर भी इसके लिए जो क्रांति की थी, क्या वो जानती हैं इस क्रांति का सूत्रधार कौन था? नहीं जानती हैं, क्योंकि पढ़ाया नहीं जा रहा है, किसी भी स्कूल में सिलेबस में नहीं डलवाया जा रहा। मैं कह रहा हूं कि आप ये इतने लोग हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछें कि जो सिलेबस डिजाइन कर रहा है वो इन महापुरुषों की चीजें क्यों नहीं डिजाइन कर रहा सिलेबस में? इसकी मांग क्यों नहीं उठती है? हम बहुत सी मांगे उठाते हैं, बहुत से पिटीशन दायर करते हैं, लेकिन इन सारी बातों पे हम लोग क्यों नहीं चर्चाएं होती हैं? एक बंदा क्या करता है, ट्वीट करते हैं, प्रोफेसर साहब हैं, ट्वीट करते हैं कि भाई सावित्रीबाई फूले को बहुत याद किया जाता है, फातिमा शेख को नहीं याद किया जाता है। उनके क्वेश्चन में दम तो है, लेकिन सवाल ये है कि भैया सावित्रीबाई फूले जी को ही कहाँ याद किया जा रहा है? कौन याद कर रहा? क्या आपने उनकी बिल्डिंग देखी है जहां पे उन्होंने पहली बार स्थापित की थी? वो बिल्डिंग आपने देखी किस अवस्था में है? जिस नया गांव में उनका जन्म हुआ था, वहां पे मुंबई में आप जाके देखे जहां पे उन्होंने स्कूल खुलवाई थी, कितना बुरा हाल है। क्या वहां की सरकारों को, क्या वहां के लोगों को, क्या जो लोग भी या जो नगर पालिका होती है या जो भी कहते हैं, क्या उन लोगों ने कभी इस पे काम किया है? क्योंकि आम आदमी के तो बस की बात नहीं है। ये काम, रिनोवेशन का काम गवर्नमेंट का ही होता है। क्या गवर्नमेंट इसके प्रति सचेत है? क्या वो बहुजन महापुरुषों के प्रति सचेत है? अगर नहीं है तो क्या वो हम लोगों का भला कर रही है या भाला कर रही है हम लोगों का? सवाल ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब हमारे महापुरुषों की अगर इज्जत कोई नहीं कर रहा है तो
आप क्या उम्मीद करते हैं कि हमारी इज्जत वो करेंगे? आप क्या उम्मीद करते हैं? जरा सोचिए इस बात को। तो हमें इस बात पर चाहे आप प्रेशर बनाइए या कुछ भी कीजिए, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो महापुरुष हैं, उनकी जो यादें हैं, उनके जो सबूत हैं, जो एविडेंस हैं, वो मिट ना जाए, मिटा ना दिए जाएं। भविष्य में कल को कोई ये सवाल खड़ा करेगा कि भैया कौन सी जगह पे उन्होंने स्कूल खोला था, भाई सबूत है क्या? आपके पास सबूत बचेगा? आप फिर वही कहोगे कि भाई किसी ने लिखा होगा, किसी ने बताया, वहां पे था। वहां पे एक मॉल खड़ी हो जाएगी, इतिहास वहीं पे दब के रह जाएगा। जब सम्राट अशोक की 2250 साल पुरानी पुरानी चीजें, 2200-2300 बुद्ध के समय की 2600 साल पुराने की सिंधु घाटी सभ्यता की चीजें जो है आज तक बरकरार रखे हैं, तो क्या हम आज से ठीक 200 साल पुरानी चीजें भी हम नहीं सजो के रख सकते हैं? हम लोग इतने ज्यादा बौद्धिक रूप से कमजोर हो गए हैं, या पुरातात्विक रूप से हमारी जो बौद्धिक मानसिकता है वो कमजोर हो गई है? भाई आप किसी भी धर्म, मंत, पंथ कहीं से भी आते हो, पुरातत्व को सहेजना ये हम सबका एक नैतिक मूल्य होना चाहिए। आप आस्तिक हो, नास्तिक हो या कुछ भी हो इवन, लेकिन भारत के पुरातत्व को सहेजना ये हम सबका कर्तव्य है। लेकिन यहाँ तो षड्यंत्र चल रहा है, यहाँ तो जातियां देखी जा रही है, कौन सी जाति का है महापुरुष, फिर उसकी चर्चा होगी, नहीं तो नहीं होगी। रही बात फातिमा शेख की, तो भाई फातिमा शेख का भी नाम तभी आएगा ना जब सावित्रीबाई फूले जी का नाम आएगा। जब उन्हीं का नाम नहीं है, वही यादें मिटाई जा रही हैं, तो फातिमा शेख का नाम कहाँ से आएगा? फिर हिंदू मुसलमान खूब हो रहा है, वो तो दिन रात होगा, लेकिन वहां पे फातिमा शेख का नाम कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे बात ये नहीं है कि उनका नाम लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, बात ये है कि उस पूरे इतिहास को ही मटिया मेट किया जा रहा है। जब एक व्यक्ति आएगा तो उसका सहयोगी का भी नाम आएगा, ये याद रखिएगा। जब उस व्यक्ति का ही नाम नहीं आएगा तो सहयोगी का तो नाम ही भूल जाइए, फिर समझ रहे हैं ना? तो ये सारी बातें हैं, इस चीज को हमें देखें कि जो सावित्रीबाई फूले हैं वो एजुकेशन में इतनी बड़ी क्रांति करती हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि जितने भी बहुजन लोग हैं, क्योंकि हम सब देख चुके हैं कि हमें काल्पनिक सरस्वती पकड़ाई गई है, तो मेरा ये मानना है कि जितने भी बहुजन लोग हैं जो स्कूल चलाते हैं, संचालित करते हैं, वहां पे सावित्रीबाई फूले जी को ही स्थापित किया जाए। हमें सरस्वती स्थापित करने की कतई जरूरत नहीं है। हमें पहले अपने उन महापुरुषों को, रियल महापुरुषों को स्थान देना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत जो है एक रियल इतिहास बने, प्रैक्टिकल इतिहास बने, तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, जिनने हमारे लिए काम किया, जिनके कारण हम लोग यहाँ पहुंच पाए, जिसने एक पत्थर भी मारा उस मनुवादी व्यवस्था पर, वो हमारे लिए पूज्य होना चाहिए। पूज्य करने का मतलब अगरबत्ती फूलमाला वाला नहीं, वो यादगार होना चाहिए। तो हमें अपने स्कूलों में सावित्रीबाई फूले जी को लगाने की जरूरत है, उनके बर्थडे मनाने की जरूरत है, और उनकी टीचर्स डे जो है उस दिन भी उन्हें ही याद करने की जरूरत है। ये एक्चुअल हम लोगों का कहें तो हम लोगों का उन पर एक श्रद्धा अर्पित होगा। श्रद्धा शब्द भी मैं इस्तेमाल सही नहीं मानता हूँ, लेकिन ये जो सरस्वती की बातें उठाई जाती हैं, आप देखें अभी क्या चल रहा है। जितने भी जो छोटे छोटे स्कूल हैं, इवन सरकारी स्कूल है, जहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये नियम है कि सरकारी फंड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी भी धार्मिक प्रोग्राम को करने के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है। फिर भी आप देखें सरकारी स्कूलों में बच्चे जो हैं खुद से पैसा चंदा इकट्ठा करते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भी चंदा पैसा बच्चे इकट्ठा करते हैं, और टीचर जो ब्राह्मण होगा वहां पे खूब हाँ मनाई जाए, फिर आके पूजा करवाएगा। 3 दिन तक पूजा चलती है, और फिर उस मूर्ति को ले जाकर नदी में फेंक आते हैं। समझ रहे हैं? 3 दिन पूजा करवाया, उस दिन उसकी वैल्यू है, 3 दिन पूजा करवा रहा है, फिर ले जाकर फेंका है। भाई ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन काल्पनिकता चल रही है, लेकिन रियलिटी नहीं चल रही है। हमें रियलिटी की तरफ लौटना ही होगा दोस्तों। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सरस्वती को गाली दो, सरस्वती का बुरा भला कहो, या उसके मूर्ति का तिरस्कार करो, हमारा कदापि नहीं कहना है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारत का इतिहास प्रैक्टिकल इतिहास होना चाहिए, और यहाँ पे उन महापुरुषों को याद करने को तवज्जो देना चाहिए जिनके कारण हम यहाँ पहुंचे हैं। क्या मेरी इस बात से कि सावित्रीबाई फूले को याद किया जाना चाहिए, जो टीचर्स डे मनाया जा रहा है वो सावित्रीबाई फूले जी के नाम पर ही मनाया जाना चाहिए, क्या कोई यहाँ पे व्यक्ति इस बात पर डिसएग्री करता है तो भाई कमेंट करके आप मुझे बताएं क्यों करता है। एक व्यक्ति
जिस पर फ्रॉड का आरोप है उसको हम टीचर बना के पेश करना चाहते हैं, पर एक व्यक्ति जिसने मलमूत्र तक सहे और उस व्यवस्था को तोड़ के यहाँ की 50% जो महिलाएं थीं उनको तो हक दिया ही दिया, पुरुषों को भी, क्योंकि पूरा बहुजन समाज को पढ़ने का हक नहीं था ना, नहीं हक था, तो उस पूरे व्यवस्था को तोड़ मरोड़ दिया। उसको हम याद न करें और एक काल्पनिक को याद करें जिसके बारे में मत्स्य पुराण लिखता है कि ब्रह्मा पैदा करता है सरस्वती को। ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, और फिर उसकी तरफ देखते ही रहता है, देखते देखते चारों तरफ से देखता है तो उसके 4 मुंह हो जाते हैं। ये सब लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है कि देखते देखते उसके 10 मानस पुत्र थे, और फिर देखते देखते उस पर आप मुंह कलंकित करा लिया, अपना मुंह काला करवा लिया। फिर उसके बच्चे वच्चे वो सब बोल रहे हैं कि भैया ये तुमने क्या किया। क्वेश्चन भी एक पूछ रहा है कि भाई ये देखिए इससे क्या आप पर वो पाप नहीं लगेगा, ये सब काम कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ। तो बोलता है कि नहीं नहीं, वो देव है ना, वो तो ईश्वर हैं, उनके लिए सब चीज जायज है। ये आर्गुमेंट दिए गए हैं मत्स्य पुराण में। मेरे जो चैनल है अनटोल्ड हिस्ट्री, उसका वीडियो 6 नंबर है, आप जाके देख लीजिएगा, दिखाया है मैंने पूरे खोल के सबूत। ये सब बातें मत्स्य पुराण लिख रही है, बताइए। और एक महिला जिस पर इतना बड़ा कलंक ब्राह्मण धर्मी दे रहा है बाप बेटी के संबंध के बीच में, उनकी पूजा करवाई जा रही है। भाई कितनी डिग्रियां ली थी सरस्वती ने, बता तो दीजिए। कितनी डिग्रियां ली, कितनी स्कूल कॉलेज खुलवा दिए, कितना महिलाओं के लिए काम किया, भारत के पुरुषों के लिए क्या काम किया, कौन से कॉलेज में पढ़ी थी, कहाँ पे जन्म हुआ था, कहाँ पे मृत्यु हुई थी। हम भारतीय लोग जो हैं बौद्धिक रूप से इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि जो रियल चीजें हैं उसको न मान के काल्पनिकता जिसमें इतनी गंदी संदी बातें लिखी हैं उसको भी माने और मनवाए पड़े हुए हैं। ये जो ब्राह्मण लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं, क्या उन्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आती? क्या बिल्कुल शर्म बेचकर खा गए हैं? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ब्राह्मणों से ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं उन्हें ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं उनसे, और सबको ये क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए कि किस हद तक वो गिरे हुए हैं, वो किस हद तक गिरे थे जब ये बातें लिख रहे थे, और किस हद तक आगे गिरते रहेंगे, और उनका गिरना कभी कम होगा या हमेशा गिरते रहेंगे। समाज उनको किस दृष्टि से देखे। एक रिकॉर्ड होता है ना, एक रिकॉर्ड होता है व्यक्ति का कि ये व्यक्ति इस हद तक गिर सकता है। वो लोगों को पता होना चाहिए ना कि एक व्यक्ति किस हद तक गिरा हुआ है, एक समुदाय किस हद तक गिर सकता है, ये सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है कि कोई व्यक्ति आपराधिक है, गिरा हुआ है, तो लोग पहले से चौंकेंगे नहीं, उनको पता है कि हाँ ये इतना गिरा हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा शो करे कि नहीं हम गिरा हुआ नहीं है, हम तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और लोग फिर भ्रमजाल में फंसते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन उठना चाहिए गिरने वाली बात की। भैया आप क्यों करवा रहे हो पूजा? आस्था और श्रद्धा क्या होती है आस्था भाई साहब? आज मैं तमाम उन कॉलर से भी सवाल पूछूंगा, खड़ा करूंगा जो डिबेट के लिए आना चाहते हैं या आए, और मुझे बताएं कि ये आस्था क्या होती है। काफी सारे लोग कमेंट में ये बात कहते हैं कि भाई ये आस्था का सवाल है। ठीक है भाई, आस्था का सवाल है, आपके लिए है ना। कपड़ा बंद कर लीजिए, घर में अपनी आस्था रखिए ना, बाहर आइएगा तो वो पब्लिकली होगा ना, वहां आपकी आस्था काम नहीं करेगी। अगर आपकी आस्था रोड पे निकलेगी ना, तो नास्तिकों की भी रोड पर तो निकलेगी आस्था। आप ही की केवल आस्था रोड पे निकलेगी, नास्तिकों की आस्था नहीं है, उनकी रोड पे नहीं निकलेगी। दूसरे धर्म मजहब के हैं, उनकी आस्था नहीं निकलेगी, केवल आप ही की आस्था निकलेगी रोड पे। तो अपनी अपनी आस्था जो है अपने घर में रखें, पर्सनली रखें। सार्वजनिक जो चीजें होती हैं वो सब पे अप्लाई होती हैं, आप पे भी अप्लाई होंगी या सब पे भी अप्लाई होंगी। तो दोस्तों, सावित्रीबाई फूले जी के बारे में सबको बताना चाहिए, सबको प्रचार करना चाहिए। लेकिन सवाल है कि लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ से हम लोग कैसे बताएं, कहाँ पे कोई किताब, कोई मटेरियल हो जिसके माध्यम से बताएं। तो ऐसा नहीं है कि लोग इस पर काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एक आपने सुना होगा, एक अच्छी यूनिवर्सिटी है अजीम प्रेम जी की, वहां से एक बड़ी अच्छी आप कह सकते हैं कॉमिक टाइप की बनाई गई है, और ये बच्चों को दे सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये स्क्रीन पर मैंने शेयर कर दिया है, लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं। अगर कोई चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकता है, शेयर कर सकता है। बच्चों में शेयर करना चाहिए, और यहाँ से आप लोग, मैंने लिंक जो है चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, वहां से आप लोग इसको शेयर करके बच्चों को पढ़ना चाहिए, आदत डलवाएं। और मैं बहुजन वर्ग से भी कहता हूँ कि जितने हमारे महापुरुष है, बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको कॉमिक्स, थोड़ा सा कॉमिक्स टाइप का बड़ा अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे आप इनोवेटिव काम करें, इनोवेशन में आए, ग्राफिक्सिंग आप सीखिए, ग्राफिक्स सीखिए, और
छोटे छोटे वीडियोज बनाना सीखिए जिसमें अपने महापुरुषों को जो कॉमिक की तरह जो बातें होती हैं, संवाद होते हैं, उसको प्रेजेंट बहुत मजेदार ढंग से करना सीखिए। इससे ना बहुत तेजी से हम लोगों की बातें फैलेगी। बच्चे पसंद करते हैं, बच्चे कार्टून देखते हैं, खूब देखते हैं, तो जो बच्चे देखता है उस माध्यम से हम उनको क्यों नहीं एजुकेशन दे सकते हैं। हम एक सुनहला भारत चाहते हैं, हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ पे कोई भेदभाव न हो, कोई जाति नहीं हो, सब लोग इक्वली हों और सब लोग देश की भलाई के बारे में सोच रहे हो, न कि ये सोच रहे हो कि उसको नीचे गिराना है, उसके साथ भेदभाव रखना है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है उसका टांग खींचना है, उसको नौकरी में नहीं घुसने देना है, उन्हें वहां पे शादी नहीं करना है, वहां पे ये करना है, उसको खाने पीने नहीं देना है, उस पर गालियां देना है, उसके जाति सूचक गालियां देते रहना है। हम ऐसा नहीं भारत चाहते। हम लोगों का भारत खूबसूरत भारत है, तो हमें ऐसा भारत ब्राह्मणिकल सिस्टम से हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। जब पिछले 1000 साल में उसकी सोच नहीं बदली, आज बदल जाएगी। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि भारत में जितना भी चेंज हुआ है वो बहुजनों ने ही चेंज किया है। तो यहाँ पे भी हमें अपने महापुरुषों को ही आगे लाना पड़ेगा, उन्हीं को ही चीजें पढ़ानी पड़ेगी लोगों में, और तब बच्चे उसको पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब उस विचारधारा पे चल पाएंगे। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बहुत खूबसूरत ढंग से इसको बनाया गया है। ये सावित्रीबाई फुले जी यहाँ पे दिखाया गया है, और ये बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिनको ये पढ़ा रही हैं। देखें, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय प्रकाशन, वहां से उस यूनिवर्सिटी से लिया गया है, और इसमें दिखाया जाता है यहाँ पे 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र, पेशवा बाजीराव द्वितीय। बहुत खूबसूरती से इन्होंने दिया है, इसको आप पढ़ेंगे तो आप सबको मजा आ जाएगा। मतलब जितना प्रयास हो सका है उन्होंने किया है इसको खूबसूरत ढंग से बनाने के लिए। तो एक एक करके इन्होंने दिखाया है, मैं आप लोगों को दिखाते चलता हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें लिखी हैं। ये लिखते हैं, मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा जूम कर देना चाहिए ताकि सभी लोगों को दिख सके। थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र, इसमें क्या लिखते हैं कि पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासनकाल इतिहास में फिजूल खर्च और अयोग्य शासक के रूप में दर्ज है। आप सभी जानते हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय। बतौर पेशवा वह एक खराब शासक था। वह अपने सामंतों को नीचा दिखाकर खुश होता था, जितने उसके सामंत थे सबको नीचा दिखाता था। बेवजह के कारणों को बताकर उनकी संपत्तियां हड़प लेता था और उनकी महिलाओं पर आधिपत्य जमा लेता था। देखें, इन महिलाओं को भी, अपने सामंतों की महिलाओं को भी हड़प लेता था। उस जमाने में सामाजिक रीति रिवाज सख्त और संकीर्ण थे। जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी। छोटी जातियों के लोग जैसे महार, चमार, भंगी, धेड़क उच्च जातियों के लोगों के साथ सड़क पर भी बराबरी से नहीं चल सकते थे। महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय कुल जनसंख्या का 5% था। इस समुदाय ने पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को अपनाकर उन सरकारी सेवाओं में स्थान प्राप्त कर लिया था जो भारतीयों के लिए खुले थे। सारे भारतीयों के लिए खुले थे, लेकिन ये क्या किया कि पूरा का पूरा कब्जा कर लिया ब्राह्मण ने। और शासकीय, और जब कब्जा किया तो साथ में ये बार बार इस बात पर फोर्स देता था कि बहुजनों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, यानी तुम लोग नहीं पढ़ोगे, पढ़ने का अधिकार हमारा है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ के इसकी चाटुकारिता भी कर लेंगे, सारा जो पैसा वाला सिस्टम है वहां पे हमारा कब्जा हो जाएगा, जो आज भी इनका बरकरार है। ये देखिएगा ध्यान से। तो ये चीज है। फिर इसमें आगे लिखते हैं कि शासकीय निर्णयों को अपने हित में प्रभावित करने लगे थे। तो सीधी सी बात है कि जब वहां पे उसका कब्जा हो जाएगा तो वो तो शासकीय नियम को प्रभावित करेगा ही करेगा। अब ये चित्र बनाया गया है, इस चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया जा रहा है कि ये पेशवा बाजीराव है, और ये पेशवा जो है ये महिलाओं को देखिए नचवा रहा है, गवा रहा है, अय्यास है, अय्यासी दिखाई जा रही है। दूसरी तरफ आप देखें तो ये एक ब्राह्मण जो है, ये ब्राह्मणी एक जा रही है, या ब्राह्मण है, और यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। इसमें ये लिखा जा रहा है कि बैठ जाओ ब्राह्मण पर, हमारी छाया तक नहीं पड़नी चाहिए। एक महिला जो है, और देखिए महिला को नंगे बदन दिखाया गया है, महिला को भी, क्योंकि भारत के कई सारे क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं रखा था ब्राह्मणों ने। ऐसा इवन जो डीसी सरकार ने अपनी किताब लिखी है तो इन्होंने दिखाया है कि आजादी के समय तक राजस्थान में जो भील समुदाय थे उनमें एक लड़की अपने मायके यहाँ आती है, तो जब मायके के यहाँ आती है तो अपनी बहन से गले मिलती है, तो जो शादीशुदा होती है वो तो
ऊपर पहने हुई थी, लेकिन जो अविवाहित लड़की होती है वो नंगे बदन होती है। उन्होंने डीसी सरकार ने अपने इतिहास की किताब में छापा है और दिखाया है कि महिलाएं तब तक भी उनको अधिकार नहीं था, तो जो अविवाहित लड़कियां होती थी वो नहीं पहनती थी ऊपर बदन पे। सोचे भारत में कितनी गंदी व्यवस्था इन धूर्तों ने व्याप्त कर रखी थी। इतना शर्मनाक चीज आपको कहीं देखने को मिलेगा जब एक महिला को कपड़े पहनने तक का अधिकार न हो। ये इतने बड़े धूर्त लोग थे। इनकी धूर्तता पढ़ पढ़ के जो लोग इनको बचाने आते हैं वो तो मुझे लगता है कि वो अपने माँ बाप को, बहनों को भी सही नजर से नहीं देखते होंगे। अरे कोई भी व्यक्ति, माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, किसी की भी हो, जब उनको कपड़े तक पहनने का अधिकार नहीं दिया, आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक ये गिरे हुए लोग हैं। ये इतिहास की बातें हैं और अब ये क्या कहते हैं कि भाई ऐसा था कि नहीं था कि क्या है। अरे भाई ये लिखित रिकॉर्ड अवेलेबल है। इतिहासकार जो हैं लिखित रिकॉर्ड अवेलेबल करके रखे हुए हैं कि कल को तुम मिलावटी रोना रोओगे ना तो वो भी नहीं रो पाओगे। आगे देखें यहाँ पे ये लिखते हैं, हालांकि अंग्रेज जातिवाद का विरोध करते थे लेकिन वे कोई जबरदस्त बदलाव का प्रयास नहीं करना चाहते थे जिससे उनकी सत्ता पर कोई खतरा बने, खासकर 1857 की क्रांति के बाद। हाँ तो ये बिल्कुल सही बात था ना, अंग्रेज कोई ऐसा स्टेप क्यों लोगे? उनका तो मेन काम था यहाँ पे अपना आधिपत्य जमाना और यहाँ से चीजों का उपनिवेश बना के दोहन करना, उनका मेन उद्देश्य था। तो लेकिन 19वीं सदी के मध्य में क्षितिज पर बदलाव के बादल दिखने लगे थे। पश्चिमी शिक्षा विस्तार पा रही थी जिसे सभी मनुष्यों में समानता, मानवीय स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता जैसे विचारों से भारतीय विद्यार्थी परिचित हो रहे थे। शहरी क्षेत्रों में उद्योगों, संचार के साधन और रेल जैसी सुविधाओं का विकास हो रहा था। शहरी क्षेत्रों के लोगों ने नई जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दिया था और ग्रामीणों की तुलना में कम परंपरावादी होने लगे थे। ये सारी चीजें जो हैं, आप ये देखें कि ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है फोटो में कि ये ट्रेन आ गई थी, अंग्रेजों ने ट्रेन 1853 में ले आए थे। ये देखें यहाँ पे ट्रेन, बस, गाड़ियां चलनी शुरू हो गई हैं, ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन यहाँ के जो गपोड़े थे वो कागज पे ही अभी गपोड़ छान रहे थे कि इनके यहाँ कोई भारद्वाज हुआ था, और वो भी 1959 में छापे थे। उस समय तो खैर छाप भी नहीं सकते थे। ट्रेन का आविष्कार बता देते ना कि ट्रेन का आविष्कार किया था किसी ऋषि मुनि ने, काहे नहीं बता दिए गपोड़। तो ये गपोड़े जो हैं गप हाँक रहे थे, ये सारी चीजें जो है अंग्रेज जो है भारत में स्थापित कर रहे थे। फिर ये देखिए 1882 में गवर्नर जनरल रिपन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ग्लेडस्टोन को लिखा, हर वह व्यक्ति जो समय के संकेतों को भांप सकता है उदारवादी होने के बाद भी इस बात पर संदेह नहीं कर सकता कि हम बदलाव के युग में प्रवेश कर रहे हैं। शिक्षा का प्रसार, प्रेस की आजादी का मौजूदा बढ़ता प्रभाव, विचारवान प्रशासन के लिए कानून का उपयोग, रेलवे की प्रगति, टेलीग्राफ, यूरोप के साथ आसान संचार और यूरोपीय विचारों के आगमन से लोगों के विचारों में पर्याप्त बदलाव आया है। नए विचार अपनी जड़ें जमा रहे हैं, नई आकांक्षाएं विस्तार पा रही हैं, लोक विचार मजबूत होकर बढ़ रहे हैं और आंदोलनों की शुरुआत हो चुकी है जो हर बरस तेजी से ताकत के साथ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है 1882 में जनरल गवर्नर रिपन ने ये बात लिखी थी। अब ये देखें, सावित्रीबाई फुले इसी दौर में पैदा हुई, पली और बढ़ी। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले के नए गांव में खांडू जी नवासा के घर हुआ। तो देखें यहाँ पे जब जन्म हुआ तो लड़का है कि लड़की, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जिस समय लोग जो हैं अक्सर हाँ यही सवाल खड़ा करते कि भाई लड़का है कि लड़की। तो ये वहां पे इस तरह की बातें हुई तो ये क्या कहते हैं, खांडू जी बधाई हो, आप पिता बन गए, लड़की हुई है। लोग जो हैं भारत में मनुवादियों की, ब्राह्मणों की ऐसी व्यवस्था थी कि लड़की होना पाप समझा जाता था। क्यों समझा जाता था? उसका कारण क्या था? ये गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है। उसमें लिखा है कि जब आप मर जाएंगे तो आपके पितरों का पिंड जो होगा ना, वैतरणी नदी, और पितरों को पिंड का जो अधिकार होगा वो बच्चा देता है, लड़का देता है। अगर नहीं देगा ना वो, तो आप जो है वैतरणी नदी पार ही नहीं कर पाएंगे, इधर ही फंसे रह जाएंगे, आपकी आत्मा फंसी रह जाएगी। तो जो आत्मा को मानता है वो इस ढपोर में फंस गया कि हमको लड़का ही पैदा करना है, और यहीं से भारत की व्यवस्था गड़बड़। एक तरफ बुद्ध धर्म था जिसमें बुद्ध जो है महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं पढ़ने लिखने का, महिलाएं बौद्ध भिक्षुनियां देश विदेश जा रही हैं प्रचार प्रसार के लिए। एक बहुत बड़ा क्रांति था जब महिला प्रचारक जा रही थी पूरे वर्ल्ड में प्रचार करने के लिए
श्रीलंका में जा रही हैं प्रचार करने के लिए। और एक ब्राह्मणी व्यवस्था है जो कह रहा है कि आप मर गए हैं, खत्म हो गए हैं ही नहीं, और लड़का नहीं पैदा हुआ तब आपकी आत्मा फंसी रह जाएगी ऊपर। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में जो नस्ल भेद है, पुरुष और महिला का नस्ल भेद है, ये ब्राह्मण धर्म से आया है दोस्तों। जो महिलाएं जो मेरी बात से एग्री नहीं करती हैं, जो ब्राह्मणी हैं या ब्राह्मणवादी हैं या आस्तिक हैं, उनको भी इस बात पर विचार करना चाहिए। जो धार्मिक महिलाएं, उनको भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था मानती है, रामकृष्ण, शिव, विष्णु ये सब मानती हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि ब्राह्मणी व्यवस्था ने अधिकार नहीं दिया महिलाओं को। उस व्यवस्था ने पूरी तरह से कूट कूट के आपको, जो महिलाएं आप जो बोल पा रही हैं, जो आप पूजा पाठ भी कर पा रही हैं या जो कुछ भी कर पा रही हैं, वो पूरा अधिकार बहुजन वर्ग के महापुरुषों और महिलाओं ने आपको दिलाया है। चाहे आप क्यों ना सो कॉल्ड अपर कास्ट से ही आती हूँ, ये बात आप ध्यान से गांठ बांध लीजिए। इस बात आप उठा के एक ऐसे उसका नाम बता दीजिए जिसने महिलाओं के एजुकेशन के लिए ब्राह्मण ने क्रांति की हो, बता दीजिए मुझे, एक नाम बता दीजिए मुझे। भाई राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए उनका नाम आता है, क्यों आता है? वो क्या ब्राह्मण थे? बता दीजिए हमें। अरे भैया वो मुगल के दरबारी थे, अकबर द्वितीय मुगल के दरबारी थे, उनकी बहन को जलाना हुआ, वो उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, मुगल का वो रिप्रेजेंट करते थे। तब उनकी भाभी को जलाना हुआ, तब जाके उन्होंने अपने घर में विरोध किया कि भाई हमारी भाभी को जलाने की बात, उनका नाम उछाल दिया गया। उन्होंने कोई ये थोड़े एजुकेशन देने का थोड़े अधिकार दिला दिया कि भैया हमारी भाभी हैं, घर की महिलाएं हैं, ब्राह्मण लड़की है, वो पढ़ेंगी नहीं। ये 1848, वो तो 1816 1820 की बात चल रही है, यहाँ 1848 हो गया जब स्कूल खोलती हैं ये सावित्रीबाई फुले जी। वो तो पढ़ने का अधिकार नहीं दिलाए थे राजा राम मोहन राय, याद रखिए। इतने सारे समाज खुल गए हैं, ब्रह्म समाज से लेके रामकृष्ण परमहंस मिशन खुल रहा है, ये खुल रहा है, वो खुल रहा है। किसने अधिकार दिया पढ़ने का, बता दीजिए। आर्य समाज की स्थापना किया दयानंद सरस्वती, तो बता दीजिए कि आर्य समाज के संस्थापक में महिला का नाम क्यों नहीं आया, कहाँ गायब हो गया? तो ये चीज हमें ना समझनी पड़ेगी कि ब्राह्मणों ने कोई भी हक किसी को नहीं दिया है। जो भी क्रांति की, बहुजनों ने क्रांति की। और ये देखें, ज्योतिराव फूले जी को देखिए, वो खुद अपने घर में इनको पढ़ाए थे। सावित्रीबाई फूले को उन्होंने अपने घर में पढ़ाया था। एक स्कूल नहीं था ना, एक टीचर नहीं था जो महिला को पढ़ाता हो। तो यहाँ पे हम आते हैं कि इन बच्चे का नाम जो है सावित्री रखा गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लिखते हैं कि महाराष्ट्र के लोग भी देश में चल रहे सामाजिक परिवर्तन के दौर से प्रभावित हुए, जिनका नेतृत्व समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती आदि द्वारा किया गया था। ये तीनों ब्राह्मण थे। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीनों ब्राह्मण थे, लेकिन तीनों में से किसी ने महिलाओं के पढ़ने के लिए कोई चर्चा नहीं। समझ रहे हैं? लीपा पोती खूब किए, लेकिन ये नहीं किए। किसने किया? महिला को पढ़ाने के लिए एजुकेशन का अधिकार, ये उपनयन का अधिकार नहीं दिया दयानंद सरस्वती। उपनयन का अधिकार नहीं है महिलाओं का। इसने पूरा चेरी पिकिंग करने की कोशिश की मनुस्मृति का, मनुस्मृति जबरदस्ती लादने की कोशिश की। बोल रहा है कि मनुस्मृति लोग नहीं समझ पाए हैं, मनुस्मृति बड़ी अच्छी अच्छी बात है। ये मनुवादित है एक नंबर का। ये इसको ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई ये लोग जो हैं ये वो कर रहे थे, समाज सुधारक लोग थे, लेकिन तीनों के तीनों ब्राह्मण थे। मैं फिर से एक बार कहता हूं दोस्तों कि आपको समाज सुधार के नाम पे परोसा जाएगा ब्राह्मण ही, कि ये सबसे बड़ा समाज सुधारक है, सबके किताब में पढ़ाया जाएगा। लेकिन असल रियल हीरो जो है, जिसने परिवर्तन किया, उसका नहीं पढ़ाया जाए। परिवर्तन किसने किया? इन तीनों को क्या घर से निकाला गया? ये तो खुद भाग गया था। ही दयानंद सरस्वती, बीवी आई थी घर में शादी होके, शादी करने के लिए, और रात में उठ के भाग गया, जाके पेड़ पे चढ़ गया और फिर भाग गया। तो ये जो है ये भगोड़ा थे। इनके चेले जो हैं बुद्ध को बताते हैं, ये सबसे बड़े भगोड़े थे। बीबी घर में आई है शादी के लिए और ऊपर चढ़ के पेड़ पर भाग गया रात भर। तो लेकिन सावित्रीबाई फुले जी के बारे में नहीं बताया जाएगा। इन्होंने क्या परिवर्तन किया, जरा बता दीजिए हमें। जो लोग को ये पढ़ाया जाता है किताबों में कि राजा राम मोहन राय, बता दो राजा राम मोहन राय ने कितने महिलाओं के लिए स्कूल खोल दिए। इससे पूछिए ना दयानंद सरस्वती से, इन्होंने कौन से स्कूल खोले थे महिलाओं के लिए। और ये जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इसने कितने महिलाओं के लिए एजुकेशन के लिए स्कूल खोले। ये सब के सब जो हैं नाक को सीधा पकड़ने के बजाय उल्टा पकड़वा रहे थे।
भ्रमित कर रहे थे। फिर ये सावित्रीबाई फुले जी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनकी माता जो हैं बच्चे को खिला रही हैं। ये फिर यहाँ पे इनका बचपन का दिखाया गया है कि जश्न हो रहा है। फिर आगे इसमें हम चलते जाते हैं, ये देखें ये बड़ी हो रही हैं, और फिर यहाँ पे आप देखें इनकी शादी हो रही है। और उस समय जैसा कि आप जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले, उनके माता पिता, ससुराल सब के सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था में थे। तो जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था में कोई होता है तो भाई उसका माता पिता तो ब्राह्मणी व्यवस्था की जैसा बिहेव करते हैं। तो उन्होंने उस समय नियम क्या था कि बचपन में शादी कर देनी है। जो लोग कहते हैं ना कि सीता की उम्र, ये आर्य समाजी जो है दयानंद सरस्वती वाले क्या बोलते हैं कि सीता की शादी जो है ना 25 साल में हुई थी, कोई 18 साल बोलता है। ये सारे धूर्त हैं। अरे भाई जब तुमने नियम बना रखा था इतने महिलाओं का शादी 9 साल में, 8 साल में, 6 साल में करने का, तो सीता की शादी जो है 25 साल 18 साल में कैसे हो जाएगी है? ये देखें इनकी तक की शादी जो है 9 साल में हुई थी। आप पूरा उठा के देख लीजिए, जितने भी उस समय के लोग थे अंग्रेजों के समय में, सबकी शादी जो है 9 से 10 11 साल के अंदर हो जाती थी, 8 साल के अंदर हो जाती थी। कैथरीन मेयो ने ये बात लिखा है कि एक ब्राह्मण, सबसे पढ़ा लिखा जो ब्राह्मण था, मुझे रिसीव करने आया और उससे मैंने पूछा कि क्या तुम अपनी बेटी की शादी कितनी उम्र में करोगे? तो बोला कि हम उसकी उम्र 8 साल की शादी कर देंगे, 8 साल की उम्र में। बोला तुम इतने पढ़े लिखे हो फिर भी इतनी कम उम्र में? तो बोलता है कि अगर वो 12 साल की हो जाएगी तो मेरे मोहल्ले वाले, मेरे बिरादरी वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, बिरादरी से बाहर निकाल देंगे, लड़की को जंगल में छुड़वा देंगे जहाँ उसको बाघ भालू खा जाएंगे, उसको घर में रहने का अधिकार नहीं है। हम, मेरे और मेरे बेटे को और सबको बाइकआउट कर दिया जाएगा। वो खुद बयान किया है। मदर इंडिया में उन्होंने ये बात लिखा, उस किताब को यहाँ बैन कर दिया गया। भारत, सच्चाई जब लिख दी जाती है तो वो बैन हो जाती है। वो बैन है, उसका हिंदी अनुवाद भारत में अवेलेबल है, इंग्लिश वाला बैन है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज जो है आप देख लीजिए कि यहाँ पे इनकी भी, चूंकि इनको भी तो घर से बाहर निकाल दिया गया शादी के बाद से भी, तो ये देख सकते हैं कि इनकी भी शादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हुई थी, इसीलिए इनकी भी शादी 9 साल में हुई थी। अच्छा, शादी के बाद सावित्रीबाई फुले जी पुणे आ गई। ये देख सकते हैं अब विदाई हो गई है। ये देखें यहाँ पे, ठीक है, ज्योति को स्कूल भेजना, अब यहाँ आ गई। तो ज्योतिराव ने एक मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी। और आप जानते हैं कि ज्योतिराव फुले जी जो हैं बहुजन परिवार से थे। तो बहुजन परिवार को ब्राह्मण पढ़ाता ही नहीं था दोस्तों। SC ST ओबीसी परिवार से थे। आज का जो ओबीसी है ना, पिछड़ा वर्ग जो है, उस परिवार से आते थे ज्योतिराव फुले जी। तो ब्राह्मण जो है नहीं पढ़ाता था किसी भी, सबको शूद्र मानता था। जितने आज के पिछड़े वर्ग हैं जो चौड़े बने घूम रहे हैं, अपने को छोटा छतरी बनाने के चक्कर में हैं, औकात ये थी कि ब्राह्मण उनको पढ़ाता ही नहीं था। तो ये कहाँ से पढ़े थे? तो ये देख सकते हैं आप कि जो ईसाई आया था यहाँ पे, वो मिशनरी खोल रखा था, एजुकेशन वो देता था, वहां पे जाके एजुकेशन लिए थे मिशनरी से। तो मिशनरी से एजुकेशन लिए, उनकी शिक्षा से उनकी चचेरी बहन शगुनाबाई जो बाल विधवा थी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए इनकी जो चचेरी बहन थी शगुनाबाई, वो ही इनको मिशनरी में पढ़वाई थी। अन्यथा इनके बाबूजी जो थे वो तो पक्के वाले धार्मिक व्यक्ति थे, उनका बस चलता तो इनको पढ़ने ही नहीं देते, पढ़वाते नहीं, या बाद में घर से बाहर भी निकलवा दिए थे। ये हम सब ने देखा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि ये कहती हैं तुम्हें ज्योति को स्कूल भेजना होगा, भेजना चाहिए। मतलब जो ज्योतिराव फुले हैं उनके बारे में, वो छोटे थे ना, शादी हो गई थी, तभी ये बोल रही हैं। मिस्टर जॉन ने कहा है कि वह ज्योति की शिक्षा में मदद करेंगे। वो अंग्रेज था जॉन। सगुनाबाई मिस्टर जॉन के साथ काम करती थी। चूंकि विधवा थी ये, तो ब्राह्मणी व्यवस्था में उनकी शादी हो नहीं सकती थी। ब्राह्मणी व्यवस्था थी ना उस समय। अगर आप किसी विधवा का शादी ही नहीं कर सकते हैं, आपको अधार्मिक कह के, धर्म का विरोध कह के आपको बाइकआउट कर दिया जाएगा, समाज से बाइकआउट कर दिया जाएगा। तो उनकी बहन की शादी नहीं हुई, तो वो मिशनरी में जहाँ पे जॉन जो पढ़ाता उढ़ाता था वहां पे ही काम करती थी। और मैं फिर एक बार कहता हूँ कि बहुजन वर्ग जो हैं, जो बहुजन वर्ग की महिलाएं जो हैं, वो शुरू से ही काम काज करने में या दूसरों के घर जाने आने में वो शुरू से बोल्ड रही है। मेहनत करके कमाना, काम धाम करके कमाना, भले ही वो बर्तन भी मांज रही हो, लेकिन देखिए वो काम करके कमा रही है ना। हरामखोरी की तरह थोड़ा है कि मंदिर में बैठ गए हैं, बैठ के जो है तोंद फुला लिए हैं, गाल फुला लिए हैं, आप पाखंड परोस रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मुझको तुम दो, अब भगवान तुमको भला करे। समझ रहे हैं?
वो काम नहीं था मेहनत। तो उन्होंने बात की होगी, तो वो जो अंग्रेज था वो तैयार हो गया कि हाँ अपने भाई को लाना, मैं पढ़ाऊंगा। अब ये जाते हैं ज्योतिराव थॉमस पाईने के विचारों से बहुत प्रभावित थे। मेरा विश्वास सबकी समानता में है, हमारा प्रयास सबको सुखी बनाने का होना चाहिए। यह विश्व मेरा देश है और सभी मनुष्य मेरे भाई बहन हैं और अच्छे काम करना ही मेरा धर्म है। ये सिखाया। जब उन्होंने पढ़ा तब ये बात उनको समझ में आई। ब्राह्मण क्या सिखाता? मेरा विश्वास है कि ब्राह्मण धर्म ही सबसे बढ़िया है। समानता जो है वर्ण व्यवस्था है, वो वर्ण व्यवस्था को समानता मानता है। ब्राह्मण का ऊंच होना और शूद्र का नीच होना, अंत्यज का अति नीच होना, इसको वो समानता समझता है कि वो समानता की बात कर रहा है। ब्राह्मण की सोच समझ सकते हैं, उसकी सोच में ही खोट है। वो भेदभाव को ही, असमानता को ही समानता समझ लिया है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था ना, वैदिक हिंसा हिंसा ना, कहा है ना उन्होंने कि वैदिक हिंसा मतलब आप यज्ञ हवन कर रहे हैं, वहां बकरा काट रहे हैं, वहां पे बलि चढ़ा रहे हैं, तो वो हिंसा नहीं है। तो इसकी ये चीज थी। तो ये ब्राह्मण धर्म को पढ़ के क्यों नहीं किसी लोगों का जो बुद्धि विवेक विकास हो पाया, इसी कारण से क्योंकि वहां पे असमानता ही करना सिखाया जाता था, उसी को धर्म बता दिया जाता। दोस्तों ये इनकी कहानी थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ज्योतिराव ने अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू कर दिया। ये अब छोटे थे वो 11 साल के, तो कहते हैं वे महिलाओं की शिक्षा के लिए उपलब्ध कम अवसरों को लेकर बहुत चिंतित थे। मैंने यह देखा कि हमारे यहाँ लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक बहुत सी महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। हमें लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति जो है, एक बहुजन वर्ग का लड़का जो है, जिसको ब्राह्मण नहीं पढ़ाता है, मिशनरी में जाते हैं पढ़ने, वहां पढ़ के जब किताबें पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तब उनको पता चलता है कि यार हमें तो पढ़ना चाहिए, मुझे अपनी बीवी को भी पढ़ाना चाहिए। उनके धर्म का जो लेवल है, चश्मा है, वो समाज क्या कहेगा या क्या कहता आया है, उससे बिल्कुल उसको मतलब छटाक देते हैं, दूर छिटक देते हैं उस चीज को। एक नया सोच ले रहे हैं कि मुझे अपनी बीवी को पढ़ाना चाहिए। वो भारत का पहला सबसे बड़ा क्रांति था, जब एक व्यक्ति सोच रहा है कि यार मैं पढ़ा हूं तो मैं अपनी बीवी को भी पढ़ाऊंगा। ये उस समय की सोच थी जब महिलाएं पढ़ती ही नहीं थी। आज तो हर जगह एजुकेशन है, फिर भी देखा जाता है कि महिलाओं की शादी हो जाती है, उसके बाद से मुश्किल से 1-2% लोग होंगे या महिलाएं होंगी जिनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो पाती है। आमतौर पर उनको बच्चे जच्चे में फंसा दिया जाता है, बजा दिया जाता है। और उस समय सोच देखिए कि वो व्यक्ति जो है अपनी वाइफ को पढ़ा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे वो। क्या हम सबको ऐसे व्यक्ति को जन जन में, घर घर में ऐसी चर्चाएं नहीं चलनी चाहिए? आप घरों में जो देवी देवता और तरह तरह की मूर्तियां लगा के या फोटो लगा के उनकी चीजें हटाइए, रखिए यहाँ पे असली चीज को। वहां पे ज्योतिराव फूले जी की आप सीखना चाहते हैं ना, किसकी फोटो लगाएंगे जिससे आपको सीख मिले, कुछ सीखने को मिले? उस व्यक्ति का लगाइए जिस व्यक्ति ने इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी क्रांति की, पढ़ के आए हैं और वाइफ को पढ़ा रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं दुनिया को। जिस समय किसी ने वो काम ही नहीं किया था, उस समय ये काम कर रहे थे। ये आज की डेट में इतनी सारी चीजें हैं, सब चीजें हैं, लेकिन उस समय ब्राह्मण भी अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने घर की बहू पत्नी किसी को नहीं पढ़ाता था। उस समय ये पढ़ा रहे थे। तो दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपने महापुरुषों को अगर आप नहीं बताएंगे ना, तो वो आपको सरस्वती परोस देगा, लेकिन ये हकीकत सामने नहीं आने देगा। विद्या की देवी सरस्वती है। कब आई, कैसे आई? पहले तो भाई तुम तो मत्स्य पुराण में लिख रहे हो कि ब्रह्मा जो है वो जन्म दिया था अपनी बेटी के रूप में, दे के उसके साथ मुंह काला कर दिया, ये सब लिख रहे हो। वहां पे कहाँ लिखे हो कि वो जो है यूनिवर्सिटी खोल रही है, यूनिवर्सिटी खोल के लड़कियों को पढ़ा रही है, ये कर रही है? सरस्वती भी थी, या उसके बाद से भी सब अनपढ़ थे। एक महिला जो है उसकी पूजा करवा रहे हो, उसके बावजूद सारी महिलाएं अनपढ़ थी। इसीलिए रियल हीरो का सामने आना जरूरी है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पे शिक्षण, ये स्कूल खोलने की बात आती है, स्कूल खोल जाती है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। फिर सावित्रीबाई शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अहमदनगर स्थित श्रीमती फरार के संस्थान और पुणे के नारमन स्कूल गई। तो यहाँ पे जाती हैं, ये देखें, ये महिलाएं हैं, सब पढ़ने आती हैं, लड़कियां हैं, पढ़ने आ रही हैं। लड़कियों की पाठशाला 1848 में 1848 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने पुणे के भिंडेवाड़ा में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। सावित्रीबाई उसकी प्रधानाध्यापिका बन गई।
तो ये आप देख सकते हैं साफ साफ कि उसकी ये प्रिंसिपल बन गई थी और ये लड़कियां जो हैं बहुजन समाज की जो लड़कियां हैं वो वहां पे पढ़ाने के लिए लाई गई थी। सोचिए भारत में पहली बार ऐसी क्रांति हो रही थी जब ब्राह्मण भी अपनी महिलाओं को नहीं पढ़ाता था, शूद्र मानता था, अछूत मान के रखता था, पढ़ाई से दूर करके रखता था। अलबरूनी लिख के गया है कि जब ब्राह्मण तो क्या करता था कि उसको कुछ गुदगुदाना होता था, कुछ संस्कृत गपोड़ने होते थे तो घर से बाहर निकल जाता था, जंगल में जाके गपोड़ के आता था। महिला नहीं सुननी चाहिए ज्ञान विज्ञान, कोई भी एक शब्द भी जिसको वो ज्ञान समझता था उसका कुछ भी महिला नहीं सुननी चाहिए, गाय तक नहीं सुननी चाहिए, वो भी महिला है, जानवर तक भी नहीं सुनना चाहिए, जाके जंगल में गपोड़ के आता था। तो उस समय ये बहुजन लड़कियों को बुला के पढ़ा रही थी। यहाँ पे समाज सुधारक उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख ने स्वेच्छा से स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया। अब वहां पे जो उस्मान शेख थे उनकी एक बहन थी फातिमा शेख, उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो जो महिला है, बहुजन वर्ग से एक महिला है, इतना अच्छा काम कर रही है, पढ़ा रही है, लिखा रही है बच्चों को, तो मैं भी जाती हूँ, मैं भी पढ़ाऊंगी, मैं भी इन बच्चों के साथ करूंगी, इसी बहाने मुझे भी घर से नहीं तो घर में मुझे भी बुर्का उर्का पहना के कहीं घर में ही रहना पड़ जाएगा, जैसे मुस्लिम महिलाओं में देखा भी गया है। लेकिन ये बड़ी एक क्रिटिकल थिंकिंग है कि उस समय जरा देखें फातिमा शेख इतना स्वतंत्र निर्णय लेती हैं, उनका घर परिवार इस बात की इजाजत भी देता है। इस बात को, इस पहलू को हमें समझना चाहिए कि उस समय जितना हम इस्लाम को बताया गया है कि बुर्का पहना के घर में रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और वो क्रांति के दौर में देखें कि एक बहुजन महिला सावित्रीबाई फूले ये जो क्रांति करती हैं और उसमें सहायता देने के लिए कोई ब्राह्मणी नहीं दिखाई देती है, ना कोई वहां पे सो कॉल्ड अपर कास्ट का कोई दिखाई दे रहा है महिला। कौन दिखाई दे रहा है? एक मुस्लिम। और ईसाई तो थी हैं पहले से, क्योंकि वो लोग तो मिशनरी खोल के ही पढ़ा रहे थे। पीछे कौन था? बहुजन वर्ग और इस्लाम, यही दोनों पीछे था। तो उसमें ये भी आ रही थी। अच्छा, मुस्लिम में भी क्या था कि उनके यहाँ मदरसा चलता था। ये जितने ब्राह्मणों के महापुरुष जो आज गाना गा रहे हैं, इनके सारे पंडित जो हैं पुराने वाले, सब मदरसे में जाकर पढ़े हैं, ज्यादातर मदरसे में पढ़े हैं। उसमें से पंडित मदन मोहन मालवीय का भी नाम आता है कि वो भी मदरसे में पढ़े थे। ये सब जाके वहां से पढ़ के, ये बहुत सारे जो श्रीवास्तव लोग हैं जो अमीनी पढ़ा करते थे और जाके मुगल वगैरह और ये जो थे उनके यहाँ जो लिखा बही खाता जो है ये सब काम किया करते थे, उन सब का साम्राज्य था तब। तो ये बहुत बड़ी एक पॉइंट है जो सोचना चाहिए। और आज की डेट में जो मुस्लिम को भी ये बात समझनी चाहिए, जो भारत में जो मुस्लिम लोग हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि भाई ये इतिहास है कि उस समय फातिमा शेख आई थी, स्वेच्छा से आई थी पढ़ाने के लिए, और उनके भाई वगैरह घर परिवार पढ़ाने दिया था। आज की डेट में हमें कट्टर नहीं बनना चाहिए। हमारा आपका इतिहास जो है कुछ और है। आज जबरदस्ती जो हिंदू मुसलमान के चक्कर में अपना अपना धर्म निभाने के चक्कर में जो कट्टरता बढ़ रही है, ये खत्म होना चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं हैं। हमारा इतिहास जो है क्या सिर्फ 1400 साल पुराना है या सिर्फ 1000 साल पुराना है? नहीं भाई, हमारा उससे भी परंपरा है। आप यहाँ की शिल्प कला देख सकते हैं, आप यहाँ की भारत के जमीन की महिलाओं को देख सकते हैं। उनके इतने सारे जो तारा देवी और मंजूश्री हैं, इतने सब, ये ऐसी ऐसी लोग थे। ये नहीं थे कि आप जो आज इनको पर्दे में, बुरके में या जो चीज दिखाया जा रहा है, वैसा हमारा कल्चर नहीं था। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर ये नीचे क्या आता है कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं मुक्ता के साथ नहीं बैठ सकती, वो महार है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक जब स्कूल खोल देते हैं तो एक ब्राह्मणी भी आ जाती है पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल ही नहीं था ना, महिलाओं के लिए स्कूल ही नहीं था। तो ब्राह्मणी को भी अगर पढ़ना होगा, क्योंकि एक ब्राह्मण जो है वहां पे सुधारवादी अपने को ब्राह्मण कहता था, वो भी वहां पे जाता था पढ़ाने के लिए, इनके यहाँ आता था, कहता था कि आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी आपके साथ रहेंगे। तो इसी तरह से कुछ ब्राह्मणों को भी, सुधारवादी ब्राह्मणों को लगा कि भाई हमको भी ये लोग चलो बड़ा अच्छा शुरुआत तो किए। ब्राह्मणों में कभी इतना हिम्मत नहीं हुआ कि खुद के दम पर क्रांति कर सके। क्रांति हमेशा बहुजन ने किया, तो वो उसको सपोर्ट करने के लिए आगे आते। तो यहाँ पे अब लड़की भी आ गई, एक ब्राह्मणी लड़की पढ़ने के लिए, वो आपको, लेकिन अंदर जो जातिवाद है वो कहाँ खत्म हो रहा है? सवाल ये नहीं है दोस्तों आपने हेल्प किया कि नहीं किया, आप सुधारवादी हैं, प्रगतिशील हैं, प्रोग्रेसिव है कि क्या है। सवाल ये है कि आपके अंदर जो जातिवादी मानसिकता है क्या वो खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है।
ये सबसे बड़ा सवाल। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि अब लड़की क्या सवाल खड़ा कर रही है कि भाई मैं यहाँ पे आ तो गई हूँ, लेकिन मैं इसके साथ बैठूंगी, ये तो महार है, ये तो एससी है, शेड्यूल कास्ट है, इसके साथ मैं बैठूंगी। तो सावित्रीबाई फुले क्या बोल रही है, इस विद्यालय में सभी समान हैं, मुक्ता भी तुम्हारी तरह मनुष्य है, तुम उसके साथ बैठने से मना नहीं कर सकती हो। देखिए आदत नहीं जा रही है ब्राह्मणी की, ठीक है ना। घर में ब्राह्मण धर्म में महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग खोल रहे हैं, बहुजन समाज के लोग स्कूल खोल दिए, तो वहां भी आके जातिवाद शुरू। या पढ़ेंगे लेकिन तब भी हम बड़े ही हैं, भाई तुम शूद्र हो, तुमको पढ़ने नहीं दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, भगवान तुम्हें माफ करे। मैं तो अच्छा ये जब पढ़ाने जा रही हैं सावित्रीबाई फुले, यहाँ चित्र आप देखिए, तो ये सब क्या कह रहे हैं कि ये पुरुष जो हैं और महिलाएं जो हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये इस पर खूब पत्थर और मल मूत्र फेंक रहे हैं। देखिए ये क्या लिखते हैं, महिलाओं को शिक्षा देना उस समय स्वच्छंदता का प्रतीक माना जाता था। स्वच्छंदता आप समझते हैं, जैसे स्वच्छंदता होता है कि कोई लड़की है, वो अपने हिसाब से कपड़े पहनती है, अपने हिसाब से जाती आती है, अपने हिसाब से उसके पुरुष मित्र हैं या दोस्त हैं जिस तरह से। तो कुछ लोग गाँव के लोग होते हैं या बूढ़ी बूढ़ी, वो ऐसे बोलते हैं, अरे वो बड़ा उच्छृंद स्वभाव के बिया, वो जो है ऐसे ऐसे जाती है, इसके साथ घूमती है, ये करती है, मतलब जिस तरह से उस हिकारत से देखते हैं। तो यहाँ पे एजुकेटेड, ये देखिए इस कंपैरिजन को जरा समझिएगा, यहाँ पे महिला पढ़ाने के लिए जा रही हैं, समाज को जागरूक करने के लिए डेडिकेट होके, अब उनको ये सब क्या समझते थे कि ये बिगड़ गई है, ये उच्छंद हो गई है, स्वच्छंद हो गई है, समझ रहे हैं। इस तरह का कंपेयर देखा जा रहा है। तो अब क्या कह रहे हैं, इसीलिए बहुत से लोगों ने फूले दंपति के इस प्रयास का विरोध किया। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती, लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंकते थे। देख लीजिए, ये ब्राह्मणी व्यवस्था है दोस्तों। ये जितने भी जो भक्त लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं डिबेट करने के लिए, अगर आप देख रहे हैं तो अपनी व्यवस्था को एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये हिस्ट्री रिकॉर्डेड है। ये बात जो है सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं लिखा है, भारत के तमाम इतिहासकारों ने लिखा है। आप देख लीजिए ध्यान से। ये आप लोगों की औकात थी जो आज हम लोगों को बताने आते हैं कि नहीं जी, हमारे तो वैदिक व्यवस्था में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार है। अबे तो पत्थर और गोबर कौन फेंक रहा था उनके देह पे, शरीर पे? और ब्राह्मण जो है वो, उसने क्यों नहीं अपने महिलाओं के लिए स्कूल कोई खोला था, और उसके गुरुकुल में क्यों महिला क्यों नहीं पढ़ने जाती थी, है जी। तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं ये इनकी व्यवस्था थी। ये कोई दूसरा बंदा काम भी करे तो उसकी टांग खींचने के लिए, उसको मारने, गोबर पत्थर मारने के लिए पहुंच जाते थे। ये इतने बड़े धूर्त थे। तो ये क्या लिख रही हैं सावित्री भाई कि तुम्हें माफ करे, मैं तो अपना काम कर रही हूं, तुम्हारा भला करे। जाओ भैया, जो तुमको करना है करो, तुम्हारा भला ही हो, लेकिन हम तो अपना काम कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया हूं। जब तुम स्कूल पहुंचती हो, ये ज्योतिराव जी जो हैं इस नई साड़ी लाते हैं, क्योंकि उस पर मलमूत्र फेंक देते थे सब। तो तुम्हारे लिए नई साड़ी गंदी हो जाती है, यह साड़ी तुम साथ ले जाया करो और स्कूल जाकर बदल लिया करो। देखिए कितने सहनशील लोग थे ये लोग। अब वैसा तो नहीं है कि भैया आप भी दो चार गुंडों को पकड़े, दो चार लोगों को पकड़े, लाठी डंडा भैया कौन फेंका, आ भाई तोड़ देंगे यहीं पे, आजा बेटा। लेकिन बहुत सहनशील थे, जानते थे कि लोग धीरे से सुधरेंगे, इंतजार कर रहे थे कि अभी लोग ये हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ समय व्यतीत होगा, बीतेगा, तब इनको हमारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि हम लोग सही हैं। और इन लोगों को बात समझ में आती है, ठीक है ना दोस्तों। इनको ये बात बाद में समझ में आई और आप देखें कितना बड़ा परिवर्तन है। इसीलिए मैं भी कहता हूं कि यहाँ पे भी हम लोग जो बातें कहते हैं और जो लोग हम लोगों से नहीं सेटिस्फाई हैं, जिनको नहीं ये बात समझ में आ रही है, उनको आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद वो लोग वही काम कर रहे होंगे जो हम लोग आज काम कर रहे हैं। उनको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। कभी ना कभी आपको शुरुआत करनी होती है, गालियां पड़ती हैं, आप पर सामाजिक वो किया जाता है, तिरस्कार करने की या कुछ भी करने के प्रयास किया जाता है, लेकिन आप ये देखें कि ये करना पड़ता है दोस्तों। अगर हम एक सुनहला भविष्य चाहते हैं, और ये नींव रखी थी राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी ने, माता सावित्रीबाई फूले जी ने, समझ रहे हैं, ये नींव होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको टीचर्स डे मनाना है, इनकी मनाइए ना, इनकी मनाइए। घरों में फोटो रखना है, अगर कहीं आप फोटो रखने के आदमी हैं तो इनकी रखिए ना। स्कूलों में फोटो लगाना है तो इनको लगाइए। यहाँ पे देखें, तिलक जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति ने भी उस समय महिलाओं को शिक्षा का विरोध किया था। ये देख लीजिए,
तिलक जैसा जो व्यक्ति है वो महिला के एजुकेशन का विरोध कर दिया। अपना विरोध बताने के लिए लोगों ने ज्योतिराव के पिता गोविंद राव से भी बात की। उन्होंने गोविंद राव पर दबाव बनाया कि वह फूले दंपति को अपना काम बंद करने के लिए कहे, नहीं तो उन्हें अपने घर से निकालते। देख लीजिए, सारा ब्राह्मण जो है तिलक फिलक सब मिलके और उनके पिता से उनको घर से निकलवा दिया। तुम्हें यह स्कूल बंद कर देना चाहिए, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखो उसके पिताजी बोल रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे बंद नहीं करेंगे, बोल दिया ज्योतिराव जी ने। तो अपनी पत्नी के साथ जहां चाहो वहां चले जाओ, अब हम साथ नहीं रह सकते हैं। अपने सिद्धांत पर अटल और अडिग ज्योतिराव ने सावित्रीबाई के साथ पिता का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। जरा सोचिए किसके लिए उन्होंने घर छोड़ा दोस्तों, बता सकते हैं किसके लिए वो काम कर रहे थे? अपना घर द्वार जमीन जायदाद सब चीज छोड़ छाड़ के कहाँ पत्नी को लेकर अकेले रोड पे जा रहे हैं वो व्यक्ति, इतना बड़ा त्याग किए। उनके त्याग का हम लोग एक अंश भी नहीं कर सकते कि हम इनको इतना मशहूर कर दें कि बच्चा से बच्चा भी जान जाए इस डेडिकेशन को कि आज जो हमें पढ़ने लिखने का हक है, जो इसकी शुरुआत किए हैं वो कौन लोग थे। ये सरस्वती की नौटंकी हम लोगों के ऊपर नहीं चलने वाली है दोस्तों। पूरी तरह से बच्चे को जहां सरस्वती की बात आ रही है वहां पे मैं बता रहा हूँ रियलिटी सामने लेकर आइए। ये सरस्वती के नाम पे जो नौटंकी चला रहे हैं ये लोग, उसका कारण ही यही है कि ये सावित्रीबाई फूले जी को ये खत्म करना चाहते हैं, इनको हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है ये चीज़ें हैं। तो मैंने मेरे ख्याल से आज का जो सेशन है उसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया है। बाकी बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। मैं लिंक जो है फिर से आप लोगों को यहाँ शेयर कर देता हूँ इस चैट बॉक्स में। आप लोग जो हैं उस लिंक को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके आप लोग इसको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए ताकि सभी को सच्चाई पता चल सके। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी, या हो सकता है कि आपको इनके बारे में पहले से भी पता हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि शिक्षक दिवस के दिन सावित्रीबाई फूले जी को हम याद करें। तो इस शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय।